ओके। सो मेरा नाम है कमलवीर और आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लानिंग मैकेनिज्म इन इंडिया के बारे में। पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया के ऊपर ही हमारा फोर्थ सेशन है। अभी तक हमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में बात की है, हमने बात की है रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। इसके अलावा हमने सोशल मूवमेंट्स के बारे में बात की है, जिसमें वीमेन की मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल मूवमेंट है और कास्ट पर बेस्ड मूवमेंट्स हैं, इनके बारे में बात की है। ओके। सो अभी हम बात करेंगे प्लानिंग मैकेनिज्म के बारे में। इसके अलावा हमने ग्लोबलाइजेशन को भी कवर किया है, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी कवर किया है ना। सो प्लानिंग क्या है? पहले इन जनरल बात करते हैं, है ना। जब हम आप अपने घर की बात कर लीजिए, किसी के घर की बात कर लीजिए, कोई भी बात कर लीजिए, आप एक मंथ के लिए पहले देखते हो कि इस मंथ में हमारी अर्निंग कितनी है, फिर आप देखते हो कि हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक बजट बनाते हो, है ना, कि ये हमारा बजट है। ओके, ये तो हो गया पर मंथ के लिए, है ना, कि हम इतना आप कैसे स्पेंड कर सकते हैं, इतना हमें बाद में होल्ड करना है ना, बाद में सेव करना है। क्यों? क्योंकि हमें अगले 5 साल में एक बड़ा घर बनाना है या कुछ भी करना है ना। तो इसी तरीके से एक स्टेट होता है, जो स्टेट यानी कि कंट्री, वो प्लान करती है कि अगले 5 साल में हमें हमारी सोसाइटी को कहां लेकर जाना है, हमें हमारे इकोनॉमी को कहां लेकर जाना है, हमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कहां लेकर जाना है अगले 5 साल में। हमारे पास एक आइडियोलॉजी है, ये लिबरल आइडियोलॉजी हो सकती है, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हो सकती है। ओके, इंडिया के केस में ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी कि हमें इक्विटी पर बेस्ड एक सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है। तो हम इस तरीके से 5-5 साल में कुछ गोल्स एस्टेब्लिश करते थे कि अगले 5 साल में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना, हमें उसमें आप कह सकते हैं कि इतना हाइक चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें इतना हाइक चाहिए, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें कहां पहुंचाना है। ये सारी चीजें 5 साल के लिए गोल बनाते थे, फिर उसके सब गोल्स बनाते थे, टारगेट्स बनाते थे एक एक साल के लिए। तो इसे कहा जाता है प्लानिंग, है ना, इसे कहा जाता है प्लानिंग। तो ये होता है मतलब कि एक देश का प्लान करना कि अगले 5 साल में वो कहां पहुंचना चाहता है इकोनॉमिकली। तो ये तो होता है कि कोई भी स्टेट इस तरीके से प्लानिंग करता है। अभी ये प्लानिंग है जो इंडिया में होती है, इंडिया ने आपको पता ही कहां से अडॉप्ट की है, यूएसएसआर के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम से अडॉप्ट की है। थोड़ा सा और बता देता हूं जनरल कि जो इंडियन प्लानिंग कमीशन है, ये इंडियन जो प्लानिंग मैकेनिज्म है, ये इन्फ्लुएंस था यूएसएसआर से, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहा है, एक सोशलिस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को बनाना। तीसरी चीज, आपको ये बात पता है कि जब तक हम इस सोशलिस्टिक मॉडल को फॉलो कर रहे थे या अप्रोच को फॉलो कर रहे थे, तो हम प्लानिंग का साथ लेते हैं या प्लानिंग के थ्रू चलते हैं। उसके बाद भी जब हम लिबरल मॉडल को अपना लेते हैं तो भी हम प्लानिंग को फॉलो करते हैं, है ना, 5 ईयर प्लान्स को फॉलो करते हैं। ये चीज भी आपने याद रखनी है। और इन 5 ईयर प्लान्स में बहुत सारे प्लान्स आपको पता है कि जो सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हम अपने गोल को नहीं अचीव कर पाते हैं। इसके अलावा और चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अगले 5 साल तक हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से रन करें। बहुत बार ये भी हुआ है कि अगले 5 साल तक किस तरीके से इकोनॉमी को रन करें, हम ये चीज नहीं डिटरमाइन कर सके हैं। इस वजह से हमने 5 ईयर प्लान्स की जगह 1 ईयर प्लान यानी कि एनुअल प्लान्स को भी फॉलो किया है। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, उसे बाद में आपको पता है कि हम नीति आयोग के साथ रिप्लेस कर देते हैं। प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग मैकेनिज्म था जो पहले का, उसके पास बहुत सारी पावर्स थी। वहीं पे हमने प्लानिंग जो कमीशन है, प्लानिंग मैकेनिज्म है, उसे हटा करके जब नीति आयोग को लेकर आए तो हमने बहुत सारी पावर्स खत्म कर दी, क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, इस चीज को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्लान नहीं करेगी कि इकोनॉमी कैसे रन की जाएगी, अभी हर एक स्टेट प्लान करेगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो इसे पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हमने इसका कर दिया, प्लानिंग का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो पहले कहीं स्टेट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर थी। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अभी इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एक एक पॉइंट को।
आई होप आपको यहां तक ये बेसिक सा क्लियर हुआ होगा ये जो स्टोरी है। सो प्लानिंग इज डेलिबरेट कंट्रोल। डेलिबरेट कंट्रोल का मतलब होता है सोचा समझा कंट्रोल, ठीक है। सोच समझ के जब हम कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि किस दिशा में लेके जाना है ऑफ द इकोनॉमी बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। जब इकोनॉमी को सोच समझकर एक खास दिशा में ले जाने की कोशिश की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, तो उसे प्लानिंग कहा जाता है। वहां पे कुछ ना कुछ पर्पस होता है ऑफ अचीविंग डेफिनेट टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे इसके अगर हम एलिमेंट्स देखें तो क्या क्या होंगे प्लानिंग के। पहला तो डेलिबरेटिव कंट्रोल, किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट, है ना। दूसरी चीज है हम यहाँ पे एक एम होगा, गोल होगा, दूसरी चीज हो गया। और तीसरी चीज हमें कंट्रोल किसे करना है, इकोनॉमी को कंट्रोल करना है। और चौथी चीज क्या हो गया, आप क्या से टाइम बाउंडेड टारगेट है ना। तो ये है प्लानिंग के अलग अलग एलिमेंट्स। तो प्लानिंग इज एन इकोनॉमिक मैकेनिज्म, प्लानिंग एक तरीके का इकोनॉमिक मैकेनिज्म है। किस चीज के लिए, जिसके साथ हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चलाना चाहते हैं, प्लानिंग हमें ये बताती है। जो रिसोर्सेज हैं, हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, उन रिसोर्सेज को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम उन्हें एलोकेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये सारी चीजें हमें बताता है प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट है नाउअडेज, आजकल वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग, स्मॉल और बिग, बहुत सारे तरीके के प्लानिंग है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सोशलिस्ट हो कैपिटलिस्ट हो, सेंट्रलाइज्ड हो डिसेंट्रलाइज्ड हो, डेमोक्रेटिक टोटलिटेरियन इंडिविजुअल रीजनल स्टेट रिजिड और फ्लेक्सिबल, सभी तरीके के प्लानिंग मैकेनिज्म आपको दिख जाएंगे। अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ही। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि परमानेंट है, इमरजेंसी है, बहुत सारे तरीके के प्लानिंग्स हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव ट्राइड टू अडॉप्ट देम इन अकॉर्डेंस विद देयर रिक्वायरमेंट। अलग अलग देश है जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कोई प्लानिंग मैकेनिज्म को फॉलो करना शुरू कर देता है, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड। इंडिया में कौन सा था पहले, सोशलिस्ट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था, ना। सेंट्रलाइज्ड इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे क्या करती थी, डिटरमाइन करती थी, उसे कंट्रोल करती थी। सोशलिस्ट क्यों, क्योंकि हमारा गोल सोशलिस्ट था, इक्विटी और इक्वालिटी। डिफरेंट कंट्रीज हैव ट्राइड टू अडॉप्ट, अलग अलग किए हैं उन्होंने। द सक्सेस ऑफ द प्लानिंग फॉर अटेनिंग द डिजायर ऑब्जेक्ट ग्रेटली डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ प्लानिंग चूजन बाय कंट्री इटसेल्फ, कि किस तरीके के आपने प्लानिंग को चूज किया है। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी टाइप्स ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं ताकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले है फिजिकल प्लानिंग। तो फिजिकल प्लानिंग रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। तो फिजिकल प्लानिंग किसे कहा जाएगा, वो प्लानिंग, जो प्लानिंग हमने इस चीज के लिए की है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, ठीक है, उसे फिजिकल प्लानिंग कहेंगे। हमने हमारा जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमें 500 लोग चाहिए, प्लस हमें आप कह सकते हैं कि किसी खास तरीके का कोई मेटल है वो चाहिए 100 kg, ओके, प्लस हमें एक खास तरीके की मशीन चाहिए। इन सारी चीजों को कैसे एलोकेट किया जाएगा, इन सारी चीजों को कैसे एलोकेट किया जाएगा, उस चीज के लिए जो हम प्लानिंग करेंगे उसे कहा जाएगा फिजिकल प्लानिंग। ओके, उसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्लानिंग विच एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने देखो दूसरे तरीके की प्लानिंग कौन सी है, फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हमें देखो हमारे पास ये मेटल है, मशीन है, ये सारी चीजें मान लो है, लेकिन कई बार होता है ना कि हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और हमें फंडिंग की जरूरत है, क्यों, वो हम पैसा कैसे जुटाएंगे, है ना। तो उस चीज के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चरल प्लानिंग। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग इंप्लाइज यानी कि इसका तात्पर्य है द ऑब्जेक्टिव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी अलोंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट, ठीक है। सो क्या बात होगी जी, यहाँ पे मान लीजिए हमारी सोसाइटी कास्ट हायरार्किकल सिस्टम पर बेस्ड है,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अभी जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया जाता हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर उन्हें नहीं अलाउ करता कि आप नहीं आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में आ सकते, आप नहीं इकोनॉमिक जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते, नहीं कर सकते, है ना, ये माना जाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को, हमारा स्ट्रक्चर है सोशलिस्ट, तो उसे लिबरल की तरफ लेके जाना, लिबरल से सोशलिस्ट की तरफ लेके जाना, इस आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकली जो आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से भी डिस्क्रिमिनेटेड पीपल है जिन्हें नहीं अलाउ किया जाता मार्केट में, तो वो सारी चीजें अगर हमें चेंज करनी है तो उस तरीके के चेंज को, स्ट्रक्चरल चेंज को स्ट्रक्चरल प्लानिंग कहेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया जाए। उसके बाद है फंक्शनल प्लानिंग, इज रेफर्स टू एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विच is retained as its so its only aims at strengthening or repair the same। तो यहां पे क्या होता है कि जो पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी फंक्शनिंग को किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि और अच्छा बनाना। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है उसके बाद। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या है, पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एंटायर प्लानिंग प्रोसेस है ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही इसे रन करती है, ठीक है। इसे प्लानिंग फ्रॉम अबव भी कहते हैं, इंडिया में यही पहले चल रही थी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी प्लानिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेट्स या कोई भी किसी का कोई हाथ इसमें नहीं होता। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान फ्रॉम द ग्रास रूट्स, है ना, आप कह सकते हैं कि जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा, आम आप कह सकते हैं ग्रास रूट, नीचे से इसे शुरू किया जाएगा, ओके। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बाकी गवर्नमेंट या बाकी वेंचर्स, बाकी आप कह सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो भी प्लान कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। दस इट इज कॉल्ड प्लानिंग फ्रॉम बिलो। दिस इज फॉर्मुलाइज्ड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इसे फॉर्मुलाइज कौन करता है, फॉर्मुलेट कौन करता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। प्लान सेंट्रल नहीं बनाया था, ओके। आप कह सकते हैं कि कंसल्टेशन विद डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन इसे बनाया कैसे गया, अलग अलग आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक यूनिट्स है उनके साथ कंसल्ट करके, उनकी सलाह के साथ। इन सोशलिस्ट प्लानिंग, सोशलिस्ट प्लानिंग क्या है, इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग दैट मीन्स on the making of major economic decisions by a determinate authority on basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole। तो यहां पे सोशलिस्ट प्लानिंग में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो सारी प्लानिंग को क्या कहेंगे मद्देनजर रखते हुए लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट है द कैपिटलिस्ट प्लानिंग। कैपिटलिस्ट प्लानिंग फोकस करती है अनप्लान्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, जहां पे कोई प्लानिंग ही ना हो। विच गेन्स momentum from some invisible forces in the market। The main feature of the capitalism is the absence of central economic plan। तो कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान नहीं होता। प्लानिंग बाय डायरेक्शन, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है सोशलिस्ट सोसाइटी का, इट इंप्लाइज कंप्लीट सेंट्रल प्लानिंग विद नो फीचर ऑफ अ प्राइवेट इकोनॉमी। प्लानिंग बाय डायरेक्शन का क्या मतलब है कि जहां पे प्राइवेट इकोनॉमी का कोई फीचर ही नहीं होगा, सेंट्रल अथॉरिटी हर एक चीज को डिसाइड करेगी। इंड्यूसमेंट प्लानिंग क्या होगा, देयर इज नो कंपल्शन एंड डायरेक्शन बट ओनली परसुएशन, ओके। देयरफॉर इन दिस आप कह सकते हो कंपल्शन है, डायरेक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट मनाने की कोशिश करेगी कि आप इस तरीके से स्पेंड करो, इस तरीके की इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ, इस तरीके के इंडस्ट्री लगाओ, गवर्नमेंट परसुएशन करेगी, कोशिश करेगी आपको मनाने की। देयरफॉर इन दिस द स्टेट मैनिपुलेट्स द मार्केट इकोनॉमी नॉट बाय कमांड, कमांड के साथ नहीं, बट बाय प्रोवाइडिंग इंड्यूसमेंट टू सिक्योर इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद है मतलब गवर्नमेंट यहां पे डायरेक्टली कोशिश नहीं करती कि हमने एक लॉ बना दिया अभी ऐसे करके आपको इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं। गवर्नमेंट आप कह सकते हैं सारे जो कैपिटलिस्ट है उनसे बात करती है कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए, इस दिशा में आगे बढ़िए, ऐसे करके। डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर इन विच द अथॉरिटी डेट वेस्ट इन द स्टेट इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ कॉमन मासेस। तो ये तो है ही। आई होप आपको यहां तक सारे क्लियर हुए होंगे।
सो ये कुछ बेसिक चीजें, इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये प्लानिंग के कुछ और टाइप्स है, आप लोग देख सकते हो, जैसे कि डिक्टेटरशिप से जुड़ा हुआ है, जर्नल प्लानिंग है, पार्शियल प्लानिंग है, परमानेंट प्लानिंग है, इसके अलावा इमरजेंसी प्लानिंग है, ठीक है, इसके अलावा रिजिड प्लानिंग है, फिक्स्ड प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग है, ये आप लोग बाद में देख सकते हो, ठीक है, साइक्लिक प्लानिंग है, इंटरनेशनल प्लानिंग है, नाम से ही पता चल रहा होगा। तो प्लानिंग कमीशन बैकग्राउंड, अभी हम इंडिया में आ जाते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज एन, अभी तक जो क्वेश्चन बनने हैं ऐसी कोई चीज नहीं आई है। कहीं क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अलग अलग प्लानिंग कमीशन है, सॉरी प्लानिंग मैकेनिज्म है, उनमें डिफरेंस क्या है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कभी। सो प्लानिंग कमीशन बैकग्राउंड, अभी हम इंडिया में आते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेट्स 5 ईयर प्लान्स। तो पहला काम हो गया जी, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है। तो ये 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं स्टार्टिंग के। पहला पहला पॉइंट है कि प्लानिंग कमीशन का काम है 5 ईयर प्लान्स को बनाना। दूसरी चीज है, जो प्लानिंग कमीशन है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है इसे 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था। तीसरा पॉइंट आपने नोट डाउन करना है यहां से। चौथा पॉइंट जो कि जरूरी है यहां से वो ये है कि जो प्लानिंग कमीशन है ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी है ना कोई स्टैट्यूट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ना ही उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना ही किसी स्टैट्यूट के साथ उसे बनाया गया है, बल्कि पॉइंट नंबर 5 उसे एक रेजोल्यूशन के साथ बनाया गया है 1950 में, है ना, रेजोल्यूशन के साथ गवर्नमेंट के द्वारा। ये है क्या, ये गवर्नमेंट का एक, गवर्नमेंट ने खुद से अपने लिए एक एजेंसी बनाई है अपनी हेल्प के लिए बस, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आगे से खत्म कर सकती है वो अलग बात है। उसके बाद अगली चीज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे बनाया क्यों गया था स्टार्टिंग में, तो इसे बनाया गया था इस चीज के लिए कि जो हमारे रिसोर्सिस है हम समझ सके हमारे पास कितने रिसोर्सिस हैं, उन्हें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज कर सकते हैं, ताकि डिवेल्प कर सके हमारी इकोनॉमी को, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सके। जो रिसोर्सेज कम है उसे कैसे मैनेज किया जाए, जो रिसोर्सेज ज्यादा है उसका कैसे फायदा लिया जाए, ये सारी चीजें है ना, इसलिए बनाया गया था इसे स्टार्टिंग में। और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। आई होप आपको ये 5-6 पॉइंट्स यहां से क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही करके आपने नोट्स बनाने 1 2 3 4 5 और ऑब्जेक्टिव। सो 1951 में पहला प्लान लॉन्च किया गया 5 ईयर के लिए। उसके बाद लगातार 3 बारी 1951 से 1956 इस तरीके से 3 बारी 5-5 साल के लिए 65 तक 3 प्लान्स लॉन्च किए गए। उसके बाद क्या हुआ, एक गैप आया, किसकी वजह से, क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, दो कंजेक्टिव ईयर्स के लिए ड्राउट आ, सूखा पड़ गया, रुपी का डीवैल्यूएशन हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो इंडिया ने सोचा अभी अब अगले 5 साल के लिए कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इंडिया ने वहां पे आप कह सकते हैं कि क्या किया, एनुअल प्लान्स को लेके आए, एक एक साल के प्लान्स लेके आए। 66 से लेके 69 तक एनुअल प्लान्स यहाँ पे चले, एक एक साल के प्लान चले। उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया 69 में। तो यहां से कौन से हमें पॉइंट्स लिखने हैं कि पहले तो हमने यहां पे मिस किया एक बारी, एनुअल प्लान्स को लेके आए, और उसके बाद 8th प्लान जो हमें लॉन्च करना था 1990 में उसे हमने लॉन्च नहीं किया, ठीक है, 1990 में जो हमें प्लान लॉन्च करना था 5 ईयर्स का हमने लॉन्च नहीं किया, बल्कि वहां पे हमने 1990 से 1992 तक एनुअल प्लान्स को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया, क्योंकि आपको पता कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी इंडिया में, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत थी। उसके बाद यूएसएसआर के साथ रिलेशन में भी जो ये शिफ्ट आया था उसकी वजह से भी। तो फाइनली जो 8th प्लान है जो 1990 में लॉन्च होने वाला था 1992 में लॉन्च होता है, ठीक है, और ये पहला प्लान था जो कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद में लॉन्च किया गया, लिबरलाइजेशन के बाद। तो ये याद रखिएगा कि लिबरलाइजेशन के बाद पहला प्लान लॉन्च किया गया वो 8th प्लान था। उसके बाद 9th प्लान 1997 में लॉन्च किया गया है, 9th प्लान।
सो क्यों लॉन्च किया गया? पहली बात तो प्लानिंग कमीशन को क्यों लॉन्च किया गया? लिविंग स्टैंडर्ड हमें इंक्रीज करना था, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना था। तीसरी बड़ी चीज क्या थी कि हमारी इकोनॉमी, हमें पहले तो जो हमारी इकोनॉमी थी वो ब्रिटेन के अंडर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, या उनकी इकोनॉमी से पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। अभी हमें एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को रन करना था और इकोनॉमी को कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए था कि किस दिशा में चले, कैसे चले, तो इसीलिए हमें ये जरूरत पड़ी। सो क्या बात हो रही है जी कि इंडियन प्लानिंग कमीशन को चेंज की जरूरत क्यों है? तो चेंज की जरूरत इसलिए है क्योंकि सारा वर्ल्ड ही आप कह सकते हैं कि सेंट्रलिज्म से फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो इकोनॉमी है, हमारी प्लानिंग कमीशन है, वो सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड था ना। तो हमें एक फेडरल सिस्टम चाहिए, अभी फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसीलिए हमें प्लानिंग कमीशन में चेंज चाहिए। दूसरी चीज, हमारी पॉपुलेशन उस टाइम के हिसाब से लगभग ट्रिपल हो चुकी है, 3 गुना बढ़ चुकी है। तो इसीलिए आपको पता है कि अभी हमारी वही प्रॉब्लम्स नहीं रह गई हैं। प्रॉब्लम चाहे वैसी अभी भी काफी हद तक हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि वही सोल्यूशन अभी काम नहीं कर सकते आज के टाइम में। इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपेंडेड। इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी थी वो स्टार्टिंग में कहीं 10,000 करोड़ थी, अभी 1 लाख करोड़ है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि हमें अभी प्लानिंग कमीशन में भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद एक और पॉइंट है जो लिखने लायक है, वो ये है कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिक्रीज हो गया है। तो इसीलिए अभी हमें, आप कह सकते हैं, इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड करना पड़ा है। जैसे ही हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड किया है, तो उस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी को हम सेंट्रल एक अथॉरिटी के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसी के एक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा, लिबरलिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको पता है कि हमने क्या किया है, अपने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग के साथ, जो बदलती परिस्थितियां उनके साथ टैकल करने के लिए। तो अभी कुछ पॉइंट्स आपको यहां से नोट डाउन करने हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है? सो पहला पॉइंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है इसका, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इट इंक्लूड 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ओके। इट्स 6 एक्स ऑफिसो मेंबर्स, है ना। वो आप क्या सकते, इसके डायरेक्टली मेंबर होते हैं, जैसे चेयर प्राइम मिनिस्टर है, ओके। उसके बाद एक सेक्रेटरी मेंबर है, ओके। सो क्या क्या हो गए 4 पॉइंट यहां से कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, 2 चीजें। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पे कि जो कैबिनेट के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होता है ना, उसी में ही प्लानिंग कमीशन के लिए भी आप कह सकते हैं कि उसी में प्लानिंग कमीशन के लिए भी बजट रहता है, ठीक है। ये एक्स ऑफिसो वाला सेम वैसे ही है जैसे राज्यसभा का चेयरमैन माना जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। चलिए अभी कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि चेयरमैन तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, और ये जो पूरी बॉडी है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर काम करती है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि जो फंक्शंस है इसके, जो प्रैक्टिकल इसके फंक्शंस है, वो कौन परफॉर्म करता है? जो डिप्टी चेयरमैन है, प्लस जो फुल टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स हो गए प्लस डिप्टी जो चेयरमैन हो गया, ये मिलकर सारी चीजें करते हैं। जैसे कि 5 ईयर प्लान्स को बनाना, एनुअल प्लान बनाना, स्टेट्स के लिए प्लान बनाना, मॉनिटर करना कि प्लान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट्स बनाना, स्कीम्स बनाना, ये सारी चीजें, ओके। मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन कौन है? हमें चेयरपर्सन का तो पता ही चल गया, अभी डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? सो अभी ये चीजें आपने देख लेनी है, क्या क्या चीजें देखने वाली है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है हमारे पास, डिप्टी चेयरमैन है जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड है, जिसे बाद में चुना जाता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है बाद में। और ये रिस्पॉन्सिबल है, इसका काम क्या है? ड्राफ्ट करना प्लान को, ओके। और दूसरी चीज है ये जो है इसे अपॉइंट किसे किया जाता है? कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है फिक्स्ड टेन्योर के लिए, ओके। और एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करता है। अगली चीज है ये कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, लेकिन वहां पे वोट नहीं कर सकता, ओके। उसके बाद कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिसमें कुछ मिनिस्टर्स को ले लिया जाता है। एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं कौन कौन? एक तो हमें पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर है,
इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर भी यहां पे क्या है, एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं। अभी फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला फंक्शन है कि असेस करना कि इंडिया में कितने रिसोर्सेज हैं, ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ऑगमेंट करना डेफिशिएंट रिसोर्सेज को, डेफिशिएंट जो कम है रिसोर्सेज। उसके बाद है फॉर्मुलेट करना 5 ईयर प्लान्स को। उसके बाद है डिटरमाइन करना स्टेजेस ऑफ द प्लान इंप्लीमेंटेशन, कि ये हमारा पूरा प्लान है, पहले 1 साल में ये लॉन्च करेंगे, दूसरे में इसे इंप्लीमेंट करेंगे, तीसरे में ये पॉलिसीज, चौथे में ये पॉलिसीज, है ना। ऐसे डिटरमाइन करना नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड, की हमें जरूरत क्या क्या है। इंडिकेट द फैक्टर विच टेंड टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। उसके बाद मॉनिटर करना और इवेलुएट भी करना। मॉनिटर करना लगातार कि प्लान पूरे आप कह सकते हैं अच्छे से हो रहा है कि नहीं फुलफिल। उसके बाद इवेलुएट भी करना कि कहां पे दिक्कत रह गई। अभी हम प्लानिंग कमीशन से बढ़ेंगे नीति आयोग की तरफ, ठीक है। नीति आयोग की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यही आपने नोट डाउन करना है, प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950, और दूसरी तरफ इसे रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 को। तो ये पहली चीज है जो आपने नोट डाउन करनी है, 1 जनवरी 2015 को इसे रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने वाले हैं। पहली बात तो कि इसका भी चेयरमैन या चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। दूसरी बात इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आपने लिख लिया होगा, आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज है जो हमारा पहले का प्लानिंग था वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुआ करती थी। ये जो प्लानिंग है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सिर्फ सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती, स्टेट्स भी इसके थ्रू प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड है। सर्च एंड रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग आर डिफरेंट ऑन प्लानिंग मैकेनिज्म, बिकॉज रीजन हो सकता है क्योंकि जो पहले वाला है प्लानिंग कमीशन वो बेस्ड है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर, नीति आयोग बेस्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या है जो हमें लिखना है वो ये है कि पहले सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो था, कि सेंटर की तरफ से प्लान और सारे स्टेट्स के ऊपर उसे इंप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, स्टेट्स की पार्टनरशिप के साथ सेंटर और स्टेट्स मिलके प्लान करते हैं। तो जो नीति आयोग है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी नहीं है बल्कि एक थिंक टैंक है, सिर्फ एडवाइस देता है आपको, कुछ आपके लिए गाइडलाइन सेट नहीं करता, कुछ आपको कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ आपको एडवाइस करता है, एक एडवाइजरी बॉडी है। तो पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए कि ये स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देती है। दूसरी चीज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो है, यहाँ पे सेंटर टू स्टेट, स्टेट से स्टेट, स्टेट टू सेंटर। उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अच्छा है। उसके बाद अगली चीज ये है कि नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योर जो सपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पे बेटर है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। वो क्यों बेटर है, क्योंकि ये नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसमें है, नीति आयोग में एक्सपर्ट्स है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल कुछ एक्सपर्ट्स इसमें कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, वो टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एडवाइस करते हैं, ठीक है। रेदर देन कि कोई मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करना, कोई कंट्रोल आपको प्रोवाइड करना, ये आपके लिए एडवाइस करते हैं। कंपैरिजन के थ्रू इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को। पहला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे 8 फुल टाइम मेंबर थे प्लानिंग कमीशन में, ओके, और नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर नहीं है, पार्ट टाइम मेंबर्स ही हैं, ठीक है। और जैसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग पार्ट टाइम मेंबर बना लिए जाते हैं। फाइनेंशियल क्लाउड, तो क्या हो गया जी, फाइनेंशियल क्लाउड में ये एलोकेट कर सकती थी फंड्स को, ये सिर्फ एक थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है, इसका फंड से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे रोल की बात की जाए स्टेट्स की, तो आप कह सकते हैं कि स्टेट का रोल यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग मीटिंग्स में होता था। प्लानिंग कमीशन में सिर्फ प्लानिंग मीटिंग्स में स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेट का रोल ज्यादा है क्योंकि स्टेट को एडवाइस किया जाता है, स्टेट खुद से अपना प्लान बना के खुद से चल सकता है। सेक्रेटरीज, ओके, तो जैसे बाकी के सेक्रेटरीट होता है पूरा गवर्नमेंट का, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरीट को ही
अपॉइंट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे नीति आयोग में क्या है, प्राइम मिनिस्टर इसे अपॉइंट करता है और इसके सेक्रेटरीज को सीईओ कहा जाता है। ये कभी बन सकता है क्वेश्चन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो पॉलिसीज वर फॉर्म्ड बाय द कमीशन आफ्टर विच स्टेट्स वर कंसल्टेड अबाउट द फंड एलोकेशन। पॉलिसीज बना ली जाती थी फंड एलोकेट करने के लिए, स्टेट के साथ आप कह सकते हैं कि कंसल्ट किया जाता है पॉलिसी बनाने के बाद। यहां पे आप कह सकते हैं कि कंसल्टिंग वुड बी डन व्हाइल पॉलिसी बीइंग फॉर्मुलेटेड, साथ साथ में कंसल्ट करते हैं। एलोकेट फंड करने का इसके पास पावर थी, इनके पास कोई पावर नहीं है। इम्पोज्ड पॉलिसी उन स्टेट के ऊपर पॉलिसी इंपोज करते थे कि ये पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये ऐसी कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करता, ना उसको फॉलो करने के लिए मजबूर करता, ये सिर्फ एडवाइज करता है। आई होप आपको ये बेसिक चीज क्लियर हुई होगी। सो लास्ट में हम ये नीति आयोग का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सो इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्निंग काउंसिल है इसकी, जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट्स के, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो चेयरपर्सन कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर। और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन हो गया, तो सारे स्टेट्स के सीएम, चीफ मिनिस्टर प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके, यूनियन टेरिटरीज के। उसके बाद है रीजनल काउंसिल्स, तो विल बी फॉर्म्ड टू एड्रेस, कुछ रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी, स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटीजेंसीज इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। एक स्टेट या एक रीजन से ज्यादा आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक इशू है तो उसके लिए रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग इन नीति आयोग विल बी एंकर्ड फ्रॉम स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से इसे शुरू किया जाएगा, सेंट्रल लेवल से नहीं। रीजनल काउंसिल विल बी कन्वेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी डोमेन्स पुट अंडर द जॉइंट लीडरशिप ऑफ द रिलेटेड सब ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से एक रीजनल काउंसिल्स कुछ कुछ बनाई जाएंगी जहां पे जरूरत होगी। तो ये नीति आयोग के बारे में और प्लानिंग कमीशन के बारे में था। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी चीजें इसमें और भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है पीडीएफ से। ओके।